रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाफिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जब कभी भी बात क्राइम की आती है तो कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि क्राइम अगर किया जाए और साफ तरीके से किया जाए, यानी सबूत अगर मिटा दिए जाएं, तो जो क्रिमिनल है, जिसने पूरी प्लानिंग की थी और जिसने क्राइम किया था, वो कभी पुलिस की गिरफ्त में आ ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से सैकड़ों मर्तबा ये कह चुका हूँ कि बस इंसान का भ्रम होता है। इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो किसी मर्डर को कर निकल जाएगा और किसी को कान कान खबर नहीं लगेगी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आज के ज़माने में देखें तो क्राइम को सुलझाने के लिए चाहे सैटेलाइट तस्वीरें हों या फिर मोबाइल लोकेशन या फिर गूगल लोकेशन, तमाम तरीके की चीज़ें, या फिर फेस रिकग्नाइज जो किया जाता है वो चीज़ें, तो अलग अलग ऐसी तकनीक दुनिया के अंदर आ चुकी है जिससे क्राइम सुलझाने में किया जाता है। तो हमारे जो भारत की पुलिस है, ये भला पीछे क्यों रहे। तमाम तरीके के ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें पुलिस ने महीनों नहीं बल्कि सालों के बाद में मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया है और बड़े बड़े शातिर क्रिमिनल पुलिस की गिरफ्त में आए। इसलिए इंसान से हमेशा कहा जाता है कि क्राइम जैसी चीज़ों से इंसान को दूर रहना चाहिए। पहली बात तो ये कि जिस बदनामी की डर से उसने क्राइम किया, वो बदनामी भी लोगों के सामने आ जाएगी। दूसरी बात यह कि प्लस में उसने क्राइम कर दिया तो उसकी सज़ा भी उसे मिलेगी, यानी उसकी ज़िंदगी पर दोहरी मार पड़ती है। इसलिए पहले जो बुरा काम किया है उसी को सुलझा ले और क्राइम के रास्ते पर चलकर उस बुरे काम को बिल्कुल भी सुलझाने की कोशिश ना करें। क्योंकि दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो इस कहानी के अंदर प्लानिंग भी थी, ड्रामा भी था, इमोशन भी था, लव भी था, अवैध संबंध भी थे और एक रिश्ता भी था जो कलंकित हुआ था। ये सारी ही चीज़ें आज की इस स्टोरी में आप लोग को कूट कूट कर भरी मिलेंगी। दोस्तों, क्राइम एक ऐसा कंटेंट है जो भरा पड़ा है। तमाम तरीके की वेब सीरीज, तमाम तरीके की क्राइम थ्रिलर एपिसोड जो हैं वो क्राइम के कंटेंट पर बनते हैं। आप चाहे सावधान इंडिया देखते हो या फिर आप क्राइम अलर्ट देखते हो, तमाम तरीके के ऐसे शोज़ आते हैं जो रियल क्राइम स्टोरी पर बेस होते हैं। शम्स ताहिर खान सर ने भी लगभग 1450 प्लस एपिसोड सुना दिए। मैंने भी दोनों चैनल को मिला के लगभग 1000 एपिसोड सुना दिए होंगे आप लोग को। मतलब यही है कि दोस्तों, जो क्राइम होता है ये इंसान सुनता तो है, लेकिन इससे वो अपने लिए आइडियाज़ लेता है। लेकिन दोस्तों, आइडियाज़ कितने भी हों, उसका एंड भी देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए। बहुत सारे लोग दृश्यम देखकर मर्डर कर देते हैं, बहुत सारे लोग किसी मूवी को देखकर, कोई थ्रिलर मूवी ऐसी होती है जिसको देखकर मर्डर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग उसका अंजाम नहीं देखते कि अंजाम क्या होता है। चलिए दोस्तों, ये तो बस एक औपचारिक बात थी और आप लोग का काफ़ी ज़्यादा समय भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि आज की कहानी थोड़ी छोटी है तो दो चार बातें भी हो जाएंगी तो आप लोगों के साथ में टाइम भी बीत जाएगा। वैसे कोई लंबी स्टोरी आज की होने वाली है नहीं। बात करें दोस्तों आज की घटना की, तो आज की घटना की शुरुआत होती है केरल से और इसी केरल में एक जगह लगती है मैटर अलपुंझा। ये जो मैटर अलपुंझा है, यहीं पर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम कंजुमन है। उम्र लगभग 54 साल के आसपास है। इनकी बेटी किरण है, उम्र लगभग 28 साल के आसपास है और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है अनबम्मा। उनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। ये जो कंजुमन है, ये जो परिवार है, वैसे तो कुछ ज़्यादा हाई प्रोफाइल परिवार नहीं है, लेकिन कंजुमन जो थे, थोड़ा बहुत उनका बिजनेस था, बाकी उनकी ज़मीन वगैरह थी, तो खेती किसानी करते थे। इसी से इनके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। बेटी 28 साल की हो चुकी थी, वो भी पढ़ाई कर रही थी। पत्नी अनबम्मा वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, परिवार में खुशियाँ चल रही थीं। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है, 8 फरवरी साल 2025। 8 फरवरी साल 2025 को इनके ही खेत में शाम के तकरीबन 6:30 बजे के आसपास इनका ही पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति, जिनका नाम दिनेशन, उम्र लगभग 53 साल के आसपास थे, उसकी डेड बॉडी इनके खेत के अंदर पड़ी हुई मिलती है। जब लोग उस डेड बॉडी को देखते हैं, लोग सख्ते में आ जाते हैं। लोग हैरत मानते हैं कि आखिरकार कंजुमन के खेत में दिनेशन की बॉडी क्या कर रही है, यानी दिनेशन को क्यों किसने मार के डाला है। सॉरी, क्या कर रही वाली बात तो मैं क्या ही बोलूँ, ये कोई मोटिव भी नहीं हुआ बोलने का। अब दोस्तों, जब इस तरीके से लोग देखते हैं, लोग घबराते हैं। तुरंत उसके बाद में दिनेशन के परिवार वालों को सूचना दी जाती है कि इस तरीके से तुम्हारे जो घर के व्यक्ति हैं, दिनेशन उम्र लगभग 53 साल के आसपास है, उनका जो शव है ये कंजुमन के धान के खेत में पड़ा हुआ है। अब इस तरीके की सूचना जब दिनेशन के परिवार वालों को मिलती है, परिवार वाले दौड़े दौड़े भागे भागे कंजुमन के खेत पर पहुंचते, जो धान का खेत था। अब वहां पर जाने के बाद में जब देखते हैं तो बात बिल्कुल सच थी। जो दिनेशन है, उसका जो शव है ये ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है जैसे इसको जलने की वजह से या कोई शौक इसको लगा हो, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है।
देखते ही जो पूरी बात थी पूरे गांव के अंदर फैल जाती है और धीरे धीरे पूरे गांव का जो लोगों का जमावड़ा था वो उस कंजुमन के खेत पे लग जाता है। अच्छा, जब कंजुमन के खेत में ये पूरी वारदात हुई थी तो कंजुमन, बाकी उनकी बेटी किरण और जो उनकी पत्नी अनुपमा थी, वो सारे के सारे लोग निकल के आ जाते हैं। वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब पुलिस को जब इस तरीके की सूचना मिलती है कि इस तरीके से कंजुमन के खेत में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, लिहाजा जो पुलिस थी वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद में सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था, पंचनामा वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब इस जो मर्डर हुआ था इसको सुलझाना पुलिस के लिए बेहद ज़रूरी था। सबसे पहले पुलिस जो थी वो इस दिनेशन के परिवार वालों से पूछताछ करती है। अब दिनेशन के परिवार वालों से जब पूछताछ की जाती है तो दिनेशन के परिवार वाले जो होते हैं वो बताते हैं कि साहब, दिनेशन तो बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। उम्र के इस पड़ाव में 53 साल उम्र हो चुकी है, ना किसी से कोई झगड़ा हुआ, ना किसी से कोई लड़ाई हुई, ना कोई चोरी डकैती का मामला, ना किसी से कोई रंजिश, ना हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन। अब साहब, किसने दिनेशन के साथ में ये सब कुछ किया है इसे हमें नहीं पता। अब पुलिस सारे ही बयान लिखवाती है। बयान लिखवाने के बाद में अब जो गांव के आस पड़ोस के लोग थे उनके सारे लोगों के बयान लिखवाती है। बयान लिखवाने के बाद में अब जिसके खेत में डेड बॉडी मिली थी उसका नाम कंजुमन था, लिहाजा कंजुमन से भी पूछताछ करती है कि तुमने कुछ देखा था या फिर नहीं देखा था। तो कंजुमन भी वही बात बताते हैं कि साहब, हम तो सुबह जब लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई तब हम लोग इस तरफ भाग के आए, बहरहाल हमें कुछ नहीं पता। अब पुलिस वाले इस पूरे केस में आखिर कर भी क्या सकते थे, इसलिए पुलिस वाले फैसला करते हैं कि पहले ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि ये डेथ नेचुरल हुई है या फिर वाकई में कंजुमन का मर्डर हुआ है, सॉरी दिनेशन का मर्डर हुआ है। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद में जो खुलासा होता है, रिपोर्ट में जो चीज़ें मेंशन होती हैं उसे देखने के बाद में पुलिस भी हिल जाती है। दरअसल जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा हुआ था वो ये था कि कंजुमन की जो मौत हुई है ये इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हुई है। अब इलेक्ट्रिक शॉक आखिरकार जो दिनेशन है, सॉरी बार बार मैं कंजुमन बोल रहा हूँ, दिनेशन को कैसे लगा, लिहाजा पुलिस उस क्राइम सीन पर वापस से पहुंचती है और वापस से पहुंचने के बाद में अब पूरी जगह को बहुत बारीकी से स्कैन करती है, सारी चीज़ें रीचेक करती है। लेकिन वहाँ पर पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार दिनेशन को इलेक्ट्रिक शॉक कहाँ से लगा। लिहाजा अब जो पुलिस वाले थे आस पड़ोस के सारे CCTV कैमरास जो वहाँ पर थे वो खंगालते हैं, लेकिन किसी भी CCTV कैमरा में कोई भी फुटेज नहीं। अब मामला पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि फंसता चला जा रहा था। ये मर्डर एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर था। अब मर्डर तो था लेकिन कातिल कौन था, कत्ल का मोटिव क्या था, पुलिस को यही नहीं पता था। लिहाजा पुलिस फैसला करती है कि अब इस गांव के अंदर कुछ मुखबिर छोड़ दी जाए। गांव के अंदर मुखबिर छोड़े जाते हैं। अब मुखबिर जब कुछ बातें पता लगाते हैं, इधर पुलिस जो थी वो टेक्निकल टीमों का भी सहारा लेती है और टेक्निकल टीमों के आधार पर पुलिस जो दिनेशन थे उनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन, उनके मोबाइल की कॉल डिटेल, ये सारी चीज़ें निकलवाती है। इधर मोबाइल की कॉल डिटेल निकल के आ चुकी थी, लास्ट लोकेशन निकल के आ चुकी थी। उधर जो मुखबिर गांव के अंदर एक्टिव हुए थे उन्होंने भी पुलिस को कुछ चीज़ें बताई। अब जैसे ही ये चीज़ें पुलिस को पता चली तो पुलिस ने जो कॉल डिटेल निकलवाई थी उसी के आधार पर पुलिस को मुखबिरों ने भी कुछ कहानी सुनाई। दरअसल कॉल डिटेल में निकल के आता है कि दिनेशन की लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो कंजुमन के मोबाइल से हुई थी। अब कंजुमन ये वही व्यक्ति है जिसके खेत में इस दिनेशन की डेड बॉडी मिली है और इसी खेत से सटा हुआ कंजुमन का घर है। अब जब ये चीज़ें पुलिस को पता चलती हैं तो उसके बाद में पुलिस वाले जो थे अब थोड़ा सा सख्ते में आते हैं कि आखिरकार कंजुमन ऐसा क्यों करेगा। लेकिन जो मुखबिर ने चीज़ें बताई थी उसके आधार पर पुलिस जो थी, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस जो थी वो कंजुमन के घर पे छापा मारती है। छापा मारने के बाद में कंजुमन, उम्र लगभग 54 साल, उसकी पत्नी जिनका नाम अगनम्बा, उनकी उम्र 50 साल के आसपास है, और उसकी बेटी किरण जिसकी उम्र 28 साल के आसपास है, इन तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में इन तीनों को पुलिस थाने लेके आ जाती है और पुलिस थाने लाने के बाद में इन तीनों से पूछताछ की जाती है। लेकिन शुरुआत में ये तीनों पुलिस को वही बातें बताने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने शायद इनकी रटी रटाई थी। लेकिन दोस्तों पुलिस के पास में जो सबूत थे ये पुख्ता थे, लिहाजा जो पुलिस थी अब इनके साथ में थोड़ी सी सख्ती दिखाती है। और जैसे ही पुलिस इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो जो कंजुमन होते हैं ये पुलिस के सामने टूटते हैं, और जब टूटते हैं तो एक कहानी सुनाते हैं। और उस कहानी के हिसाब से जो कंजुमन थे उनकी जो पत्नी थी 50 वर्ष की, कंजुमन जब कभी भी अपने घर से कामकाज पे या फिर खेत पर कहीं चले जाते, जो पत्नी अगरबम्बा थी
वो अक्सर अपने घर के बाहर निकलकर जो उनका सटा हुआ खेत था उस पर चली जाती। और इसी बीच में वहीं से कई बार ऐसा होता था कि दिनेशन गुजरा करता था। जब दिनेशन गुजरा करता था तो इन दोनों के बीच में भाभी और देवर के रिश्ते से हाय हेलो होती है। हाय हेलो जो होती है तो उसके बाद में दिनेशन जो था वो इस अगबंबा की तारीफ़ें शुरू कर देता है। जब उसकी तारीफ़ें शुरू करता है, डबल मीनिंग बात उससे करता है, तो जो अगबंबा होती है ये भी खुश हो जाती है। उसके बाद में एक दिन मौका देखकर दिनेशन जो था अगबंबा को अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। और शायद कंजुमन की पत्नी अगबंबा भी यही सब कुछ चाह रही थी। उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ये बन जाती है, नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अब जब कभी भी अगबंबा अपने खेत पर जाती, तुरंत कंजुमन जब कभी घर पे नहीं होता तुरंत दिनेशन को कॉल कर देती। दिनेशन जो था अगबंबा से मिलने के लिए खेत पर आ जाता और वहीं पर इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते। कई बार ऐसा होता कि अगबंबा अपने घर पे ही दिनेशन को बुला लेती। जब बेटी स्कूल जाती और पति घर पर नहीं होता तो वहाँ पर शारीरिक संबंध बनते। लिहाजा जो शारीरिक संबंधों का बनने का जो सिलसिला शुरू होता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। आए दिन ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और इस बारे में कंजुमन को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान इन्हें कितना ही छुपाए, कितना ही हाइड करने की कोशिश करे, लेकिन ये चीज़ें बाउंस बैक करती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से खुल के सामने आती हैं। जब सारी चीज़ें कंजुमन और उसकी बेटी किरण को पता चलती हैं तो वो अगबंबा से बात करते हैं, उसे ये सब कुछ छोड़ने और मना करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि सारी चीज़ें ख़त्म कर दो। लेकिन दोस्तों जो अगबंबा थी ये दिनेशन को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि उसके पति उसके ऊपर बंदिश लगा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा। लेकिन इन दोनों का जो मिलना मिलाना था ये ख़त्म नहीं हुआ था, लगातार ये दोनों मिलते रहते हैं। उसके बाद में एक दिन किरण और कंजुमन जो महिला थी यानी कंजुमन की जो पत्नी थी अगबंबा उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं और उसको किसी तरीके से दिनेशन के ख़िलाफ़ अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। ये लोग फैसला करते हैं कि दिनेशन को इस दुनिया से अगर हम लोग हमेशा के लिए विदा कर दें तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इसी के आधार पर ये लोग जो कंजुमन का घर था उस घर के पास में एक जो पीछे से जो छोटी वाली दीवार थी वहाँ पर नंगे तार बिछाते हैं। नंगे तार बिछाने के बाद में रात्रि के तकरीबन 10 बजे के आसपास या फिर यूँ कहें कि 11 से 12 बजे के आसपास अगबंबा जो थी वो इस दिनेशन को कॉल करती है, उसे मिलने के लिए बुलाती है। दिनेशन जिसके ऊपर अवैध संबंधों का जिस्मानी भूख का कुछ इस कदर नशा सवार था कि वो न आओ देखता है न ताओ देखता है, तुरंत उठता है और उसी पीछे वाली तार से जो दीवार थी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वहीं पर कंजुमन ने नंगे तार बिछाए हुए थे प्लान के मुताबिक और उसी तार से चिपक कर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में ये लोग डेड बॉडी को लेते हैं और उसी खेत में वहीं पर फेंक देते हैं जहाँ पर तार वगैरह थे और उसके बाद में सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही दिन जैसे 6:30 बजे के आसपास ये डेड बॉडी मिलती है, मामला पुलिस में पहुँचता है और उसके बाद ये जो मामला था ये पुलिस को थोड़ा सा छकाता तो है लेकिन बहुत जल्द ही पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर देती है। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक महिला जो अवैध संबंधों में पहले अपने पति का भरोसा तोड़ रही थी और उसके बाद उसने पति के साथ ही मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें ए चौधरी हैं, लिखते हैं पहले हमारे बड़े बुजुर्ग लोग इज्जत और मोहब्बत को भी सब कुछ मानते थे, आज ना इज्जत है ना फिक्र है ना आपस में मोहब्बत है। मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। तो ए चौधरी जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सोहनलाल सेतिया का है, लिखते हैं कहानी अच्छी है। तो सोहनलाल सेतिया जी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सतवीर ने लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतवीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आमिन गुज्जर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस एंड गुड स्टोरी मलिक साहब। तो आमिन गुज्जर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में ए के खान है, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी लगी मलिक भाई। तो ए के खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजपुरा खबरनामा है जो शायद कल वाली स्टोरीज़ के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके बारे में अपना जो लिंक है एक वीडियो का वो छोड़ते हैं। असल में उसका नाम पूजा सिंह नहीं बल्कि पूजा डे था जिसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। उसके बाद में नक्षत्र सिंह है, लिखते हैं नमस्कार मेरे भाई साहब मलिक साहब, आपकी हर स्टोरी बहुत अच्छी होती है, कई बार मैं कमेंट्स नहीं कर पाता लेकिन लाइक ज़रूर करता हूँ। तो नक्षत्र सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। एमडी कासिम है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी स्टोरी बहुत अच्छा लगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो एमडी कासिम जी आपका शुक्रिया। किंग कोहली लिखते हैं कहानी सुनाने का अंदाज़ सबसे अलग है आपका भाई, मेरे लिए नंबर 1 हो आप भैया। तो किंग कोहली जी मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये ए से रमज़ान करके है, लिखते हैं भाई मैं सिंगापुर में हूँ और मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप सिंगापुर की स्टोरी सुनाएं प्लीज़। तो सिंगापुर की अगर कोई स्टोरी मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा, अगर आपके पास हो तो मुझे मेंशन करिएगा। इंस्टाग्राम पर मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर अगर किसी स्टोरी के बारे में आप
कहना चाहते हैं तो मैं वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर बनाऊँ। जयप्रकाश हैं, लिखते हैं राम वालेकुम मुरारी की भाषा आपके वीडियो जो आपकी बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद। तो जयप्रकाश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी। तो हसीबुल अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। दी वेरेस्टर हैं, लिखते हैं गेट वेल सून माई हैंडसम ब्रदर। तो दी वेरेस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी जो डीपी है ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। खैर शुक्रिया आपका। नवनीत सिंह हैं, लिखते हैं मलिक भाई जो मैं रोज़ आपकी कहानी सुनता हूँ और आज से दूसरे लोगों को भी सेंड करूँगा। तो नवनीत सिंह जी आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिन गुज्जर फैसलाबाद पाकिस्तान से सुनते हैं, तो भैया आपका शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनता हूँ, भैया बहुत शुक्रिया। स्टेटस फॉर यू हैं, लिखते हैं आज का ज़माना इतना ख़राब है कि अपने पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। उसके बाद में रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं कैसे हो मलिक भाई, तो मैं ठीक हूँ। उसके बाद में ऑन स्नैपस्टाल्क हैं, लिखते हैं प्लीज़ वेरीफाई द नेम अगेन, स्टोरी इज़ ट्रू बट विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने भी चेक किया था, लेकिन उसका नाम मैंने गलती से पूजा सिंह लिख दिया, असल में उसका नाम पूजा डे था। फ़ोटोज़ वगैरह जो मैंने डीपी में लगाया है, प्रोफाइल में सॉरी थंबनेल में लगाया है, वो बिल्कुल ओके है, उसी लड़की का फ़ोटो है। तारिक अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, कहानी अच्छी थी मगर सुनकर दुख हुआ, थोड़े से लालच के चक्कर में किसी की ज़िंदगी से इंसान खेल गया। उसके बाद शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, लिखते हैं शाबिज भाई सलाम वालेकुम, पूजा सिंह तो अभी ज़िंदा है जी। राजपुरा ख़बरनामा जी, उसका नाम पूजा डे था, मैंने टाइटल चेंज कर दिया है। शमशुद्दीन आलम है, लिखते हैं सर अब आप हर वीडियो में बोलते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो शमशुद्दीन जी ऐसी बात नहीं है कि मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ, लेकिन जिस दिन तबीयत ख़राब होती है मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेरी फैमिली की तरह हैं। क्योंकि कुछ लोग आवाज़ को लेकर शिकायत करने लगते हैं, तो पहले ही बता दूँ तो उनको पता रहेगा, तो वो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये थे कुछ कमेंट्स जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे, और ये थी आप लोग की स्टोरी। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।